ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। माय नेम इज रितेश दहिया और फ्लूइड पढ़ना चालू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एट द सेम टाइम आपका नीट में एटलीस्ट एक सवाल तो फ्लूइड से आता ही है, कई बार दो भी आ जाते हैं। और फ्लूइड और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी मिला के दो सवाल आपके जो आएंगे, और कई बार तो वहाँ पे डायरेक्ट आपसे सिर्फ फॉर्मूले पूछे हुए हैं कि भाई इसका तुम फॉर्मूला आप ये बता दो, तो इसके फॉर्मूले ध्यान देना। कैपिलरी का जैसे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया या विस्कस फोर्स का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, फॉर्मूले पे भी बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर को ध्यान देना, मुश्किल कतई नहीं है और फटाफट ही कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड को हम डिफाइन करते हैं, नेम गिवन टू अ सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। लिक्विड एंड गैसेज उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड डू नॉट हैव देयर ओन शेप। फ्लूइड और सॉलिड में ये फर्क है कि फ्लूइड का अपना शेप नहीं होता, ठीक है, बट टेक शेप ऑफ द कंटेनर। तो पानी है, अगर आपने एक बॉटल में डाला वो शेप ले लेगा, दूसरी बॉटल में डाला दूसरा शेप ले लेगा, वो ज़मीन पे गिर गया ज़मीन का शेप ले लेगा, तो उसका अपना इनहेरेंट कोई शेप नहीं है, उसको हम यहाँ पे फ्लूइड कहते हैं। नाउ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है अपने लिए डेफिनेशन है वो है आपकी प्रेशर। प्रेशर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको हम नाम देते हैं। यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू F बाई A, ठीक है। और आपका जो F है, ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे हम प्रेशर को यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू F बाई A। यूनिट इसकी है आपकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल SI में, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर CGS में। और इसके डायमेंशन ध्यान रखना, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है आपको, M L-1 T-2, ये आपके इसके डायमेंशंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एट अ पॉइंट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर आपका, अगर हम कहें लिक्विड है उसका प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, तो प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हम KTG में गैसेस में बात कर चुके हैं कि कंटेनर है, ऐसे कमरा है, इसमें आपने गैस भर रखी है, प्रेशर आपका हर वॉल पे हर डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होगा। दैट इज़ वाई इसको हम टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में बात करेंगे तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो उसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो देखते हैं कि हमारे सर के ऊपर यहाँ से लेके वो वहाँ तक जहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर है, वो हमारे ऊपर एक वेट डालता है। पर यूनिट एरिया अगर हम उस वेट को कैलकुलेट करेंगे उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू आती है P0 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इक्वेटर पे या आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर हम माने, उसको हम लिखते हैं 1 ATM और इसकी वैल्यू आती है, डेटा आपको ध्यान रखना है, 1.01 या फिर इसको 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी आप लिख सकते हैं। ये आपका प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट्स मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और जैसे जैसे हम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाएंगे तो अपना प्रेशर हाइट के साथ कम हो जाता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो आपका वो आ रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप लिक्विड पे बात करेंगे प्रेशर की, तो ये आपका सरफेस पे हम कहते हैं यहाँ पे आपका प्रेशर ये P0 होएगा, और जैसे जैसे आप इसके डेप्थ पे जाएंगे तो आपका प्रेशर इस तरह करके बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ρGH। उससे आपकी ये वाला प्रेशर आपका कहलाता है ड्यू टू लिक्विड, और आपका ρGH से प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एक डेटा जो आपको यहाँ ध्यान रखना है वो ये है कि फॉर एवरी 10 मीटर्स, ठीक है, वाटर की हम बात कर रहे हैं, आपकी डेंसिटी वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेके, हर 10 मीटर पे प्रेशर आपका इंक्रीजेज बाय 1 P0। तो अगर आप 10 मीटर की गहराई पे गए तो प्रेशर आपका वहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से 1 P0, और 10 मीटर पे एक और P0 ऐड हो जाएगा, तो 10 मीटर की गहराई पे आपका प्रेशर 2 P0 हो जाएगा। 70 मीटर की गहराई पे आपका प्रेशर 8 P0 हो जाएगा, तो 7 आपकी वाटर की वजह से और 1 एटमॉस्फेयर की वजह से। सो एवरी 10 मीटर पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 1 P0 से। एक और चीज़ यहाँ पे हम कहते हैं गॉज प्रेशर, इसको वर्ड यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है वो प्रेशर माइनस आपका एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम करते हैं, तो ρGH जो वैल्यू आती है इसको गेज प्रेशर भी बहुत बार नाम दिया जाता है। इस टर्म को ध्यान रखना है, तो कई बार अगर डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है गेज प्रेशर, इसका मतलब होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रेशर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि अगर आपका लिक्विड है, लिक्विड आपका इस तरह करके अगर 3 कंटेनर में हमने भरा हुआ है जिनका शेप सबका अलग अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंगली तीनों की हाइट h है, ठीक है, तीनों की हाइट आपकी यहाँ पे h है, एक h हाइट तक पानी भरा हुआ है। उस केस में तीनों का जो बॉटम पे अगर आप प्रेशर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों के प्रेशर की वैल्यू बराबर आएगी, बिकॉज प्रेशर जो है आपका ड्यू टू लिक्विड की बात हो रही है, ड्यू टू लिक्विड जो प्रेशर आएगा आपका उसको आप लिखते हैं रो जी एच, ये आपका डेल्टा पी या गेज प्रेशर जो होगा वो रो जी एच होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। वेट अगर देखेंगे यहाँ पे तो वेट सबका अलग अलग होएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि पानी की क्वांटिटी अलग अलग है, वो कंटेनर पे डिपेंड करेगी, लेकिन प्रेशर सबका सेम होएगा। उसके मतलब ये है कि कोई भी आपका साइज शेप हो जाए कंटेनर का, चाहे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, यहाँ पे जो अगर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है आपका, तो आपका प्रेशर की सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। इन लिक्विड एट द सेम लेवल प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका लिक्विड दौड़ना शुरू कर देता, बिकॉज अगर प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा तो लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह भागेगा। जैसे हमने मैकेनिक्स में कहा था कि अगर आपका नेट फोर्स 0 नहीं है तो आपकी बॉडी मूव करेगी, उसी प्रकार हम कहते हैं कि अगर आपका नेट प्रेशर 0 नहीं है तो आपका लिक्विड मूव करेगा। क्योंकि इस कंटेनर में लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, सो प्रेशर मस्ट बी सेम, दैट्स व्हाट वी से हियर। चलो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपकी डेंसिटी की। तो जब भी आप लिक्विड की बात करेंगे, डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी को अगर हमने कैलकुलेट करना होता है तो इसको हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्केलर क्वांटिटी है आपकी, यूनिट इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमेंशन ml-3 इसके डायमेंशन हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ आपकी डेंसिटी की वैल्यू कम होती है। इसकी बात हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो आपकी डेंसिटी उसके साथ ऐसे कम हो जाती है फॉर द सिंपल रीज़न कि मास हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपका टेम्परेचर बढ़ा है, मास हम यहाँ पे मानते हैं सेम है, वॉल्यूम आपका क्योंकि कम हो जाएगा उस वजह से आपकी डेंसिटी यहाँ पे आपकी वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, इस वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। राइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी छोटी सी टर्म है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नाउ हर वो मटेरियल की आपकी एक डेंसिटी है, वो उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, लेकिन हर चीज़ को हर बार पूरी यूनिट में लिखने की बजाय हमने यहाँ पे एक टर्म बना रखी है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो हर चीज़ की डेंसिटी हम वाटर से कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज वाटर वी कंसिडर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू बी यूनिवर्सल लिक्विड। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी की कहूँ मैं कि 5 है, इसका मतलब क्या, उसकी डेंसिटी 5 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आपकी वाटर की हो गई। अब यहाँ पे आपके सवाल जो बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, कुछ सवाल आपके ऐसे बनते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड के, कि हमने 2 लिक्विड लिए और यहाँ पे 3 चीज़ें जो अपने को लिक्विड के बारे में जो गिवन होती हैं, या तो मास या डेंसिटी या फिर वॉल्यूम, इन 3 चीज़ों से हम खेलते हैं। हमें पहला सिनेरियो है ये दिया कि मास m1 ऑफ लिक्विड जिसकी डेंसिटी ρ1 है, m2 जिसकी डेंसिटी ρ2 है, उनको आपस में मिक्स कर दिया। सवाल ये कि बताओ उनकी फाइनल डेंसिटी क्या होगी। तो दूध और पानी मिला रहे हैं, तो आपको पहले दिया हुआ है कि 100 ग्राम दूध है और जिसकी डेंसिटी इतनी है, 100 ग्राम पानी है उसकी डेंसिटी इतनी है, बताओ जो फाइनल आपका मिक्सचर बनेगा। और यहाँ पे ऑफकोर्स हम कंसिडर करते हैं कि आपके जो लिक्विड है वो मिक्स हो गए अपने आप में, है ना, आपस में मिक्स हो गए। तो जो फाइनल डेंसिटी आएगी मास, नेट मास डिवाइड बाय नेट वॉल्यूम, तो फाइनल मास होएगा आपका m1 प्लस m2 और आपका ये वॉल्यूम बनेगा। ये आप डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसी केस में स्पेशल केस ये होता है कि आपका m1 m2 दोनों बराबर, मतलब 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम आपका पानी, उस केस में आपका यहाँ पे m1 कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू रह जाती है, इसको ध्यान रखना। और ये एक्चुअली हार्मोनिक मीन के बराबर है, विच इज़ ट्वाइस ρ1 ρ2 डिवाइड बाय ρ1 प्लस ρ2, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। तो सिमिलरली दूसरा सिनेरियो आता है कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपका 100 मिलीलीटर दूध और 100 मिलीलीटर पानी, ठीक है, दोनों की डेंसिटी हमें पता है, उनको मिक्स कर दिया है। अब बताओ फाइनल डेंसिटी क्या होगी। तो इस केस में डेंसिटी अगेन फिर मास पर वॉल्यूम लिखेंगे। मास इस बार ρ1 v1 ρ2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 हो जाएगा। और स्पेशल केस यहाँ पे बनता है कि आपका v1 v2 दोनों बराबर हो, उस केस में आपकी डेंसिटी जो है वो दोनों का अर्थमेटिक मीन आ जाती है। तो इसकी डेंसिटी अगर 5, उसकी डेंसिटी अगर 3 ले लो, तो उनको जब मिक्स करेंगे उसकी डेंसिटी आपकी 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2 4 बन जाएगी। ये आपका सिनेरियो होता है रिलेटिव डेंसिटी के, इस पे सवाल बनते हैं बहुत बार।
राइट। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डेंसिटी आपको एक्चुअल दी हुई है आप एक्चुअल यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव दी हुई है तो आप यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करके फाइनल आंसर भी आपका रिलेटिव डेंसिटी में ही आ जाएगा, उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेंसिटी की यूनिट में ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ है वो ये कहता है आपका, it says that if gravity effect is neglected, the pressure at every point of the liquid in equilibrium will be same। मतलब क्या है कि अगर आपने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पे हम आपका आइडियल लिक्विड मानते हैं, जो आइडियल लिक्विड का मतलब है कंप्रेस नहीं होएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ प्रेशर लगाया और लिक्विड कंप्रेस हो गया। लिक्विड ही अगर कंप्रेस हो गया तो प्रेशर वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप प्रेशर P1 कह रहे हैं, यहाँ पे आप प्रेशर P2 कह रहे हैं, तो इस लिक्विड की वजह से जो यहाँ प्रेशर होगा और यहाँ प्रेशर होगा दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं F, यहाँ पे अगर फोर्स F1 कहें डिवाइड बाय एरिया 1 कहें विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। अगेन 4 वेरिएबल है, 3 दिए होते हैं, चौथा आपको बताना होता है, और इसका यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे ये जो लोड लिखा हुआ है वहाँ पे कार खड़ी कर देते हैं, और यहाँ जब आप जो लगाएंगे लिक्विड में प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है इससे आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि F2 विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपको A2 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। A1 A2 का आप रेशो अगर मान लो 100 है, तो इसका मतलब है कि F2 और F1 का रेशो अगेन फिर 100 हो जाएगा। तो आप 100 टाइम्स एक्स्ट्रा लोड जो आप अगर मान लो 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन की गाड़ी उठाना चाहते हैं, 1 न्यूटन के फोर्स से एरिया अगर आपने मैनेज किया हुआ है, लिक्विड अगर आपका आइडियल है, तो 1 न्यूटन के फोर्स से आप 100 न्यूटन की गाड़ी उठा सकते हैं विद दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऑलराइट, चलो हाउ द इंक्रीज इन प्रेशर, ये उसी की सेम डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना। पास्कल लॉ, अगर इस पर सवाल आएगा तो इन 4 वेरिएबल है, इनमें से आपको 3 दिए होंगे, चौथा बताना होगा। इतना सिंपल सवाल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हम यूज़ करते हैं वो सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे हम कहते हैं, अगेन ये वर्ड हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, एक्सीडेंटली, आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट यूरेका स्टोरी। डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्टली और होली इन अ फ्लूइड इन रेस्ट, इट इज बायोड अप with a force equal to the weight displaced by the body। तो सिनेरियो है कि अगर मैं मान लो बाथ टब है, उसके अंदर बैठ जाऊं या उसके अंदर लेट जाऊं या उसके अंदर खड़ा हो जाऊं, तो जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया बाहर वो मेरे वजन के बराबर होएगा। राइट, प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल राइट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली होली डिप्ड इन फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक, ऑलराइट, ये सारी थ्योरी। चलो, इसकी जो हम बात करते हैं यहाँ पे, इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसको ध्यान रखना, अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। इसके ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं, और यहाँ तक कि ये सवाल जो है इसको मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बना के नीट के एग्जाम में भी सवाल पूछे हुए, ध्यान रखना। आई थिंक 14 या 15 में सवाल आया था इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये वाला कॉन्सेप्ट मिला के। यहाँ पे हम कहते हैं अपेरेंट वेट जो है लिक्विड आपका, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, तो ये आपकी कंटेनर में ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी आपको लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, और आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी आपकी रो है, ठीक है। अब इसका जो अपेरेंट वेट आएगा, अपेरेंट वेट क्या है, देखो अगर तो ये यहाँ पे वेइंग मशीन रखी होगी, तो वेइंग मशीन अगर आप वो करेंगे तो इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम के हिसाब से इसका अपना वेट आएगा mg वो करके। पर यहाँ पे क्योंकि इसका नीचे mg लग रहा है और ऊपर आपका एक बायोंसी फोर्स लगेगा, उस बायोंसी फोर्स की वैल्यू आपकी रो vg के बराबर होएगी। तो ये आपकी रो vg जो है, ये तो इसका रो आपका रो इसकी अपनी डेंसिटी, v इसका वॉल्यूम, g आपका ये तो mg हो गया। रो यहाँ पे रो कह रहा हूँ, सिग्मा वीजी जो आएगा, जो लिक्विड की डेंसिटी है, उसकी वजह से जो अपवर्ड आपका थ्रस्ट लगेगा, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अपेरेंट वेट देगा। तो कई बार यहाँ अपेरेंट वेट के ही आपसे सवाल पूछे हुए हैं। तो अगर कोई बॉडी है जिसका वेट है मान लो 70 किलोग्राम, ठीक है, या उसका 70 न्यूटन है, और आपको डेंसिटी का रेशो दिया हुआ है, तो अपेरेंट वेट आप डायरेक्ट इससे यूज़ कर सकते हैं कि उसका ओरिजिनल वेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो करके आपको इसका अपेरेंट वेट मिल जाएगा। बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, तो पिछले वाला सिनेरियो था कि जहाँ पे इस बार क्या है कि वॉल्यूम ऑफ V इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, देन इट्स वेट रिड्यूसेस, और आपकी जो वैल्यू आ जाती है अपेरेंट लॉस ऑफ वेट की जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो आपका ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो W1 माइनस W2 विल बी इक्वल टू V
सिग्मा जी, ये आपके अपेरेंट वेट की लॉस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अलग चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेज if pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? हमें बताना है डेप्थ क्या होगी। ऑप्शन है 10, 20, 30 या फिर 60 मीटर। ना सिनेरियो अपना ये है कि ये आपकी लेक, ठीक है, ये आपकी लेक ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है और लेट अस से इसकी हाइट आपकी h है। यूजुअली यहाँ पे हाइट वर्ड यूज़ करते हैं, बट इसको डेप्थ भी कह सकते हैं, बट यहाँ से आप ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/3 आपका जो h/2 पे, यहाँ से आपका h/2 पे हाइट पे जो प्रेशर है आपका, यहाँ P1 कह लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो आपका प्रेशर इसको P2 कह लेते हैं, 2/3 ऑफ P2, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर आपका 2/3 है। हमें बताना है आपके डेप्थ की हाइट कितनी होगी या लेक की डेप्थ कितनी होगी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो h/2 पे अगर आप प्रेशर लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें गेज प्रेशर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको सीधा प्रेशर दिया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला के यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मतलब है P1 है, उसको आप लिख सकते हैं P0 प्लस h/2 रो जी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपका प्रेशर हुआ P1 पे। यहाँ पे h/2 इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे हाइट आपकी h/2 ले रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ P0 प्लस रो जी एच। रो जी एच, अब यहाँ पे आप ये प्रेशर लिख रहे हैं। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। आपका एलसीएम का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आपका 6P0 प्लस 3 रो जी एच इज इक्वल टू ये बचा आपका 4P0 प्लस ये आपका बचेगा 2 to 4 रो जी एच। P0 वाली टर्म इधर ले आते हैं, तो ये आपका बना 2P0 विल बी इक्वल टू इधर ले जाते हैं, ये बना आपका रो जी एच। एच की वैल्यू अपने को बतानी है, तो एच की वैल्यू हो गई 2P0 डिवाइडेड बाय रो जी। नाउ यहाँ पे अपने को बात पता है, P0 जो है इसको आप लिखेंगे 2P0 आया आपका 10⁵ डिवाइडेड बाय रो। वाटर की जो डेंसिटी है उसको आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जी, ये आपका 10 आ जाएगा। ना नीचे बचा 10⁴, ऊपर एक 10⁵ है, 1 बचेगा, तो आपका 2 × 10 यानी कि 20 मीटर आपकी इसकी हाइट हो जाएगी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर, दिस इज द राइट आंसर। अलग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू लिक्विड, हमें बताना है लिक्विड की वजह से कितना वहाँ पे आपका फोर्स एक्ट करेगा। ना जो आपका कंटेनर दिया हुआ है, आपका जैसे घर में बाल्टी होती है कि आपकी बाल्टी को उल्टी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जो एरिया है ये 10⁻² मीटर स्क्वायर है, और यहाँ आपका एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। ये आपका एरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होएगा, और सॉरी फोर्स ड्यू टू लिक्विड कितना होएगा। ना ये बात अपने को पता है, हम लिखते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ यहाँ पे जो प्रेशर होगा, क्योंकि हमसे ड्यू टू लिक्विड ओनली पूछा हुआ है, इसलिए इस प्रेशर में हम P0 ऐड नहीं करेंगे, इसको आप लिखेंगे रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ इस केस में एरिया, अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो एरिया ये वाला एरिया लिखेंगे हम, फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका जो प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लेंगे या ये लेंगे या इनका एवरेज लेंगे। नहीं, एरिया आप यही वाला लेंगे, बिकॉज ये सारा प्रेशर जो आ रहा है वो इस एरिया पे आपका अप्लाई हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आपका एरिया यहाँ पे लिख लेंगे। तो बस डेटा रख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो फोर्स विल बी इक्वल टू रो यहाँ पे अपने को डेंसिटी दी हुई है 900 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। नाउ एच जो दिया हुआ है 0.4 मीटर है। नाउ इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 4/10 लिख लो। रीज़न क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कैलकुलेशन करेंगे 10 आपको यहाँ से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.4 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स एग्जाम हॉल में ज़्यादा ले लेता है। मल्टीप्लाइड बाय ये आपका एच हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया को हम लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज ये 2 × 10⁻² डिवाइड बाय 100 है। तो नाउ 2 जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गए, 10 आपका ही कैंसिल हो गया। तो आपकी जो वैल्यू बच गई, ये बचा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 और ये हो जाएगा 8 और 9 8 जा 72। तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 72 न्यूटन। हेंस आपका ऑप्शन बी 72 न्यूटन, दिस वुड बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इट सेज इक्वल मासेज ऑफ वाटर एंड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2। यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, अगर सिर्फ डेंसिटी 2 दी है इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, आर मिक्स टुगेदर देन द मिक्सचर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ, ऑप्शन है 2/3, 3/2, 4/3 या फिर 3। नाउ सिंपल सवाल है, रिलेटिव डेंसिटी और आपके मिक्सचर का सवाल है। और सिनेरियो आपको ये वाला केस याद रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल मासेस, आपके दो लिक्विड हैं, एक की डेंसिटी आपकी ρ1 जो है 1 है, दूसरी डेंसिटी ρ2 आपकी 2 हो गई, ये दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपकी डेंसिटी आएगी उसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय ρ1 1 मल्टीप्लाइड बाय ρ2, ρ2 की वैल्यू आपकी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो आपकी जो रो है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4/3 दिस वुड बी द राइट आंसर। अलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका ये होता है, इसको हम ये कहते हैं कि पानी के जब भी हम फ्लो की बात कर रहे हैं, सो वी से स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट flows in which element of each of the liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as preceding element। तो streamline flow जो होता है आपका, इसको हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए आपका पाइप ऐसे जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पे अगर आपके जितने पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल। यहाँ जितने पार्टिकल है मान लीजिए उनकी वेलोसिटी 15 है और यहाँ मान लेते हैं उनकी वेलोसिटी मान लो 20 है। ठीक है, इसको 25 कह देते हैं, 25 है फॉर एग्जांपल। तो ये पार्टिकल जिनकी 20 की यहाँ वेलोसिटी थी, जब वो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच के इनकी वेलोसिटी फिर 25 हो जाएगी। यही जब आगे पहुँचेंगे, सो लेट्स कॉल दिस 18 कह लेते हैं यहाँ पे, यहाँ जब पहुँचेंगे यही पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी अपने आप 18 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे, और उसके बाद आता है आपका लेमिनार फ्लो। Laminar flow, if liquid is flowing over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocity which do not mix with each other, अलग अलग velocity से move कर रही है लेकिन they do not mix with each other, उसी को हम laminar flow भी कहते हैं। In this flow velocity of liquid flows is always less than the critical velocity of the liquid, और आपकी flow की velocity critical velocity से कम होती है। वो critical velocity क्या होती है अभी बात करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो ऑन द अदर साइड होता है कि आपका हैफेजेड, ये एक्चुअली आपका नदी का प्रैक्टिकल फ्लो है, जहाँ पे पानी आपका ऐसे भी मूव कर जाता है, कई बार ऐसे भी जाता है और हर जगह की वेलोसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे भी वेलोसिटी 20, यहाँ भी हर जगह 20 है, विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल फ्लो। तो ये आपका काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज़ आइडियल फ्लो, और ये टर्बुलेंट फ्लो ये एक्चुअली आपका रिवर का प्रैक्टिकल फ्लो है। लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी और मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड बिकम डिसओरिएंटेड एंड इरेगुलर। इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। नाउ यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है उसको एक बार देखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, हम यहाँ पे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन है और इसके ऊपर जाके फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं, आपके इसमें डेफिनेशन ही है सिलेबस में कि रेनॉल्ड्स नंबर हम डिफाइन करते हैं एज इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना इसका। और इससे ज़्यादा अगर हम ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर इसकी वैल्यू तो 0 से 2000 के बीच में है तो लिक्विड आपका स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार है, और अगर ये 3000 से ऊपर है तो उसके बाद डेफिनेटली टर्बुलेंट है। 2000 से 3000 के बीच में कुछ पोर्शन लिक्विड का स्ट्रीमलाइन होगा, कुछ आपका टर्बुलेंट होगा। डेफिनेटली 2000 से कम है अगर इसकी वैल्यू, जो आपका ये वैल्यू आई है रेनॉल्ड्स नंबर की, तो आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन होएगा, और 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट होएगा। इसको ऐसे देखना है जैसे आप पानी कभी नल वो चलाते हैं, तो अगर धीमी रफ्तार पे पानी आ रहा है तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आपकी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऊपर से नीचे पानी का वो आ रहा होता है। लेकिन नल जब तेज़ कर देते हैं या पानी उसमें तेज़ वो हो जाता है या नीचे पहुंच के वो जाके आपकी पानी की वो फैल जाती है, पानी की धार या पानी का फ्लो जो है वो फैल जाता है। नाउ दैट विल बिकम अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, उस टाइम पे आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी पानी की वो वहाँ पे आपकी उस लिमिट से ज़्यादा हो गई कि अब वो टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, एंड देन इट फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ये कहते हैं कि आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके मास कंजर्वेशन से डिराइव्ड है। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है
वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कैपिटल ए, लेट्स से ये आपका एरिया A1 है और यहाँ पे पानी की वेलोसिटी V1 है। जब ये पानी के पाइप में पानी आपका फ्लो करके यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका एरिया 2 है, वेलोसिटी V2 है, हम कहते हैं ड्यू टू आपका मास कंजर्वेशन के हिसाब से, बिकॉज मास यहाँ पे आपका हम कहते हैं जितना मास पर यूनिट टाइम यहाँ फ्लो कर रहा है उतना ही मास यहाँ पे आउटफ्लो करेगा आपका। पानी की डेंसिटी हम सेम मानते हैं तो वॉल्यूम को हम यहाँ कंजर्व कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि A1 V1, यहाँ पे A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। तो अगर एरिया यहाँ पे कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, एरिया आधा हो गया वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम ये कहते हैं कि मास इन विल बी इक्वल टू मास आउट, ये वैल्यू होगी। इसका इक्विवेलेंट अगर आप किसी और चैप्टर में देख रहे हैं तो जो हम बात करते हैं यहाँ पे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो आपका किरचॉफ्स का लॉ है, जंक्शन लॉ, वो एग्जैक्टली इसके सिनोनिमस है, वो इसके यहाँ पे वो भी ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होएगा तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। सेम यहाँ पे हम बात करेंगे, जितना चार्ज आपका जितना पानी एक जगह पे आ रहा है उतना ही पानी बाहर जाएगा, ठीक है। पानी का फ्लो है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाइप में अगर ये नल से पानी बह रहा है, यहाँ पे आपका एरिया अगर A1 है, यहाँ पे एरिया मान लो आपका A2 है, तो यहाँ पे आपकी नीचे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज वहाँ पे पानी का एरिया कम हो गया है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो ये वेलोसिटी और एरिया का अगर आप ग्राफ बनाएंगे एरिया A का, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये आपका एरिया और वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, आपका अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे फ्लूइड के लिए हम 3 एनर्जी डिफाइन करते हैं। पहली एनर्जी कहलाती है आपकी प्रेशर एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कहते हैं और उसकी वैल्यू आती है PV, P आपका प्रेशर, V आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट एनर्जी आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी ड्यू टू पोजीशन की वजह से आएगी कि आपका लिक्विड जिस पाइप में या जिस जगह पे फ्लो कर रहा है उसकी जिस लेवल को भी आपने जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना है उससे कितना ऊपर है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वो उसकी वजह से आएगी। और काइनेटिक एनर्जी आपके एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो उसके मोशन की वजह से जो आपकी एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम कहते हैं यहाँ पे कि आपके पानी की काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh होएगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ mv² होएगी। और यहाँ पे जो नई एनर्जी ऐड हुई है वो आपकी PV है, विच इज़ प्रेशर एनर्जी। नाउ अगर यहाँ पे बर्नौली थ्योरम की बात करें तो बर्नौली थ्योरम में हम ये कहते हैं लिक्विड एनर्जी जो है आपकी, जो भी आपका फ्लो कर रहा है लिक्विड, उसकी एनर्जी कंजर्व होएगी। एनर्जी कंजर्वेशन है बर्नौली एप्लीकेशन। एनर्जी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि आपका पाइप है, यहाँ से लेके पाइप आपका उधर पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है कि इस एरिया से उस एरिया में, यहाँ से पाइप में आपका पानी फ्लो किया है। तो इस केस में यहाँ जो आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी आपकी 3 एनर्जी हो गई। वही एनर्जी, हम ये एनर्जी का लॉस नहीं मान रहे हैं, तो वही सारी एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। एनर्जी अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी हो गया आपकी PV प्लस mgh प्लस हाफ mv² विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो बर्नौली के यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेट है कुछ नहीं, बस है आपकी एनर्जी कंजर्वेशन। पता नहीं स्टूडेंट्स बर्नौली से डरते क्यों हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो PV प्लस mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो गई। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, अगर इसी को पहली क्वेश्चन को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आपकी कंजर्व होएगी, क्योंकि आपका वॉल्यूम में भी यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे P, इसको V से डिवाइड किया, P यहाँ पे डिवाइड किया आपका mgh को V से, तो एक्चुअली m/v आपका डेंसिटी बन जाएगा। तो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। इसी को एनर्जी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, नाउ इसी को जो हमने एनर्जी से डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपका P/ρ बन जाएगा GH प्लस हाफ रो V²। ये आपकी थर्ड फॉर्मेट हो गई। इसको हम कहेंगे एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो भी आपकी यहाँ पे हम कंजर्व कर रहे हैं। तो आपकी बर्नौली के ही ये 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं, इसको ध्यान रखना। एक दो बार तो आपसे यही पूछा हुआ है, इसके ऊपर सवाल कभी कभी जब बन जाते हैं तो ध्यान रखना। आपके सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, 3 एनर्जी आपकी PV और आपकी mgh और आपकी हाफ mv², उसी को पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम करके हम यहाँ पे 3 अलग अलग तरह से एनर्जी कंजर्व करते हैं। नाउ इसकी अगर बात करें, जो आपको ध्यान रखना है इसमें वो ये है कि आपके जो टर्म थी P/ρg या फिर आपका H या फिर आपका V²/2g, ये आपको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम दिए हुए हैं। इंडस्ट्री में इसको स्टैंडर्ड नाम यूज़ करते हैं। आपको तीनों टर्म याद रखनी है। तो P/ρg दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर हेड, H इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड
और आपका v स्क्वायर बाय 2g जो है v आपकी वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। तो डायरेक्टली आपको वैल्यू देके पूछा है कि फाइंड आउट वेलोसिटी हेड, कुछ नहीं करना है आपको, v स्क्वायर बाय 2g करना है। अगर आपको बताना है पोटेंशियल हेड तो आपका या प्रेशर हेड तो p बाय रो जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल हेड आपका h हो जाएगा। इसको डेटा को ध्यान रखना, डायरेक्ट इसको कई बार सवालों में पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है आपकी बर्नौली थ्योरम की। नाउ बर्नौली थ्योरम के जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन क्लोजली दो अगर बोट एक साथ जा रही हो तो दोनों एक दूसरे पास जाते हो और पास आ जाती हैं, उसका रीज़न आपका बर्नौली हो गया। एरोप्लेन जो है उसका आपका रीज़न बर्नौली हो गया। एटोमाइजर या फिर आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ हो गई है विच इज़ सैनिटाइजर स्प्रे। तो जब आप सैनिटाइजर को स्प्रे या वो परफ्यूम वाला डिओड्रेंट वाला वो स्प्रे करते हैं तो उसको वो आपका अगेन इट वर्क्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल। ब्लोइंग ऑफ रूफ, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो कुछ जो झोंपड़ियाँ होती हैं उनकी छत उड़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर की तरफ अब जब इतनी तेज़ हवा चल रही है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, वेलोसिटी ज़्यादा होने से वहाँ प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए जो भी आपकी हल्की चीज़ें वो ऊपर उड़ जाती हैं, उसका रीज़न आपका बर्नौली एप्लीकेशन है। मैग्नस इफेक्ट है। मैग्नस इफेक्ट ये है कि क्रिकेट में जब हम बॉल फेंकते हैं ऐसे, तो जब आपकी क्रिकेट की गेंद तो अगर तो ऐसे जा रही है सीधी गेंद तो दोनों साइड पे आपकी एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट बॉलर्स क्या करते हैं उसको एक साइड पे घिसते हैं पूरे टाइम। उसको घिसने की वजह से जब वो बॉल ऐसे जाती है, इधर स्मूथ सरफेस हो गई है, स्मूथ सरफेस होने की वजह से वहाँ पे वेलोसिटी तेज़ हो गई, वेलोसिटी तेज़ हो गई तो वहाँ पे आपका प्रेशर कम हो जाता है और गेंद फिर ऐसे घूम जाती है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, यही सेम चीज़ आप और अलग अलग बॉल से भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, वेंचुरीमीटर अगेन एक और डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। नाउ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ये है कि अगर आपने पानी का टैंक भरा हुआ है और मान लीजिए उस पर आपने छेद कर दिया है, ठीक है, छेद ऐसे कर दिया कि यहाँ पे ऊपर से नीचे पानी का जो लेवल है वहाँ से h हाइट पे है, तो यहाँ से जो पानी बाहर निकल के आएगा उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, और इसको डिराइव करते हैं बर्नौली से वैसे तो, पर आपको इसका डेटा याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी √2gh। ठीक है, ये आपकी यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और रेंज जो है यहाँ पे नेक्स्ट इस वैरायटी के सवाल आते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि आपकी रेंज क्या होएगी। मैक्सिमम हमें रेंज करनी है कि रेंज आपका पानी सबसे ज़्यादा दूर गिरा है, नो आइडिया टंकी में छेद करके दूर पानी क्यों गिराना चाह रहे हैं, बट दिस इज़ वन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं। उस केस में h की वैल्यू के कहाँ से छेद करें उसका आंसर आता है आपका h/2। h/2 पे अगर आप छेद करेंगे तो पानी आपका सबसे दूर जाके गिरेगा, उसकी रेंज मैक्सिमम होएगी। एक और वैरायटी के सवाल यहाँ पे बनते हैं इस चीज़ पे विच इज़ कॉल्ड टाइम टेकन। अगर आपने टंकी पूरी भरी हुई है, आपसे पूछते हैं खाली कितनी देर में हो जाएगी, आधी कितनी देर में हो जाएगी, या फिर टंकी को आधी होने में T1 टाइम लगा, आधी से फिर वापस 0 होने में T2 टाइम लगा, T1 T2 का रेशो बताओ। आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है कि टाइम टेकन T = A/A0। A/A0 आपके एरियाज हैं जो आपके टंकी के वो A ऊपर वाला एरिया, A0 जिस छेद से पानी बाहर आ रहा है वो √2/g, और यहाँ पे √h - h'। h आपका ये है फाइनल आपका जो लेवल है पानी का, h लेवल से आप h' लेवल पे जा रहे हैं। अगर टंकी बिल्कुल खाली कर रहे हैं तो h' की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी कि भाई टंकी अब खाली ही हो रही है तो h' की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका इनिशियल लेवल है। और कई बार ये रेशो के सवाल पूछते हैं तो इसको ध्यान रखना कि पूरी टंकी से आधी करनी है, उस केस में ये h और ये h/2 हो जाएगा। आधी से 0 करनी है तो सेकंड टाइम जो आप यूज़ करेंगे, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी √h/2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका रेशो के सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अपना क्वेश्चन है, इट सेज वाटर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वाटर ग्रेजुअली डिसेंड्स 10 मीटर एज द पाइप इंक्रीजेज इन एरिया टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाइप का आपका 10 सेंटीमीटर नीचे आया और एरिया वहाँ पे इंक्रीज हो गया, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो क्या होएगा, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाउ यहाँ पे जो है आपका एक्स्ट्रा डेटा है 10 मीटर, ये आपका एक्स्ट्रा डेटा है। इस एक्स्ट्रा डेटा की हमें इस सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पे बस आपको स्पीड देखनी है A1 V1 और A2 V2। तो यहाँ पे हम करेंगे आपका A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। A1 जो है वो आपका एरिया है, एरिया आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 में तो स्पीड है, एरिया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू एरिया हो गया आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय V2, यानी कि आपकी V2 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 20 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। सो 2.5 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी
दिस वुड बी द राइट आंसर। तो इसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के या फ्लूइड के सवाल काफ़ी आसान होते हैं, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देयर इज अ होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें ए एरिया का आपका होल किया हुआ है। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट एच हाइट तक आपने पानी भरा हुआ है। वाटर फ्लोज आउट इन टी सेकेंड्स, मतलब टी सेकेंड में पूरा पानी आपका उसका खत्म हो जाता है। इफ द वाटर इज फिल्ड टू हाइट 4h, अब उसी टंकी में हमने 4h की हाइट तक पानी भर दिया है। इट विल फ्लो आउट इन द टाइम इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके T, 2T, 4T या फिर T/4। नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे जो आपकी टाइम है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाय A0 मल्टीप्लाइड बाय 2H/G। ये आपका टैंक का खाली होने का टाइम है। यहाँ पे -√2H-G, वो वाली टर्म 0 हो गई बिकॉज यहाँ पे हम टैंक को खाली कर रहे हैं। तो एरिया क्योंकि आपके इसका दोनों का फिक्स्ड है, G की वैल्यू फिक्स्ड है, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √H आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 की बात करेंगे, या एक काम करते हैं T2 डिवाइड बाय T1 कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू अंडर ऑफ, क्योंकि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H2/H हो जाएगा, विच एम्प्लाइज T2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर ऑफ, ये H1 है, H2 डिवाइडेड बाय H1 मल्टीप्लाइड बाय T। ये डेटा आपने को दे रखा है, बाद में आपकी हाइट हो गई 4H, सो ये वैल्यू हो जाएगी √4T, यानी कि जो टाइम आपका T2 है वो आ गया आपका 4 टाइम्स 4 का अंडर लेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स T। तो आपका टैंक खाली होने में इस बार डबल टाइम लगेगा, विच मीन्स 2T वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपकी विस्कोसिटी और आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्सेज जो है। तो न्यूटन हर चैप्टर में इन्वॉल्व है, हमारे ऑलमोस्ट हर चैप्टर में। सो ही गेव हिज हाइपोथेसिस इन दिस एरिया एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हाइपोथेसिस हम ये कहते हैं कि वाटर, अब हम यहाँ पे वाटर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी है, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि आपका कितना गाढ़ापन है, कितना आपका विस्कस लिक्विड है। तो अगर हम बात करेंगे पानी और शहद की, तो शहद जो है आपका वो कहीं ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो कहीं ज़्यादा विस्कस लिक्विड कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका लिक्विड जो फ्लो करता है, तो यहाँ पे जो 2 लेयर हैं आपकी, उन 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। इससे पहले जो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा स्मूथ सारा पानी पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पे पाइप में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर देखेंगे तो अगर पानी को अगर आप किसी भी नदी में या कहीं बहते हुए फ्लो करें तो ऊपर वाले की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो बॉटम पे आपका एकदम नीचे पानी है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। वो उसका रीज़न आपका विस्कोसिटी है। ये आपका फोर्स जो है न्यूटन का, ये आपका फॉर्मूला है। तो F विल बी इक्वल टू नीटा A dV/dx। dV/dx यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। नीटा आपका यहाँ पे कोविशेंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगेन इसकी यूनिट्स का ध्यान रखना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी को हम SI यूनिट में पॉइजली कहते हैं, और इसी की CGS यूनिट जो है पॉइज है। दोनों का कन्वर्जन रेशियो इज 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, और ये इसके डायमेंशंस होंगे आपके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार इससे आपसे नीट के एग्जाम में विस्कोसिटी का तो ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, आपके नीटा की डायमेंशंस ही पूछी हुई है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टोक्स लॉ एंड आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की। Stokes law established that if a sphere of radius r, the radius r moves with velocity v through a fluid of viscosity जिसकी नीटा है, वहाँ पे जो विस्कस फोर्स होएगा आपको, उसको हम लिखते हैं F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV आपका विस्कस फोर्स कहलाता है। अगेन कई बार आपसे ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है या इस फॉर्मूले के बेसिस पे कोई डायमेंशन पूछी हुई है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा F इक्वल टू 6 पाई नीटा RV। नीटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R आपके स्फेयर का रेडियस है, V आपकी वेलोसिटी है, राइट। यहाँ पे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी ऐसा है, इफ स्फेरिकल बॉडी आपने एक स्फेयर को ड्रॉप कर दिया पानी में, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि आपने सी में ड्रॉप किया, बहुत सारी डेप्थ है उसकी, तो पानी का जब आपने उसको ड्रॉप किया तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर आपके बाउंसी फोर्स लग रहा होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो आपका नीचे mg और ऊपर जो बायोंसी फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, और आपका जो स्फेयर है, जो भारी स्फेयर आपने उसमें ड्रॉप किया था, वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं यहाँ पे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, और इस केस में आपके जो फोर्सेज लगने वाले वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। वेलोसिटी आपकी इस तरह करके राइज करती है, उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू आपकी, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगेन इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी कहती है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ऑलराइट, इसके ऊपर आपसे प्रीवियस एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन से स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r
falling in a viscous fluid of viscosity neta with the velocity v, the regarding viscous force, the retarding viscous force acting on the spherical ball is, और हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, inversely proportional to r but directly proportional to v, directly proportional to both radius and velocity, inversely proportional to both radius r and velocity v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। नाउ इसका आंसर आपका डायरेक्ट अगेन फॉर्मूले का सवाल है। हमें पता है फोर्स जो होता है उसको आप लिखते हैं 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। सो इसकी वजह से आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और वी की हो जाएगा, हैंस ऑप्शन बी दिस वुड बी योर फाइनल राइट आंसर।